नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीलिम्स विद हिमांशु में। जैसे कि आप जान रहे हैं हमारी पॉलिटी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, तो आज हम 2015 की पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि 14वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। तो पहला विकल्प कह रहा है कि इसने केंद्रीय विभाज्य पुल में राज्यों को मिलने वाला हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया। दूसरा कह रहा है इसने विशेष तौर पर सेक्टरों से जुड़े सेक्टर स्पेसिफिक अनुदान उसे संबंधित सिफारिशें की हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करिए। तो हमारा पहला विकल्प है कि 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया है, तो ये एकदम सही है। और दूसरा विकल्प कह रहा है कि इसने विशेष तौर पर सेक्टरों को, ये दूसरा विकल्प हमारा गलत है, क्योंकि ये लगभग करंट अफेयर का प्रश्न था उस समय के लिए, तो हमारा एक सही है। और हम जानते हैं 14वां वित्त आयोग जो था उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे वाई बी रेड्डी जी थे। और वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। और इसकी अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष होती है। और गठन कौन करता है इसका? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। और फिर 15वां वित्त आयोग गठित हुआ और इसने फिर से 42 से घटाकर 41 कर दिया। और उसके अध्यक्ष कौन थे? एन के सिंह थे। और फिर 16वां वित्त आयोग वर्तमान में है, जिसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया जी हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। दूसरा कह रहा है इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है। तो हमारा पहला विकल्प भी सही है और दूसरा भी सही है। तो हमारे इस तरीके से दोनों विकल्प सही हो गए, क्योंकि हम जान रहे हैं कि संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों के बारे में प्रावधान है। और इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ से लिए गए थे? ये आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए थे। और ये गैर न्यायोचित हैं, मतलब इसके लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न भी सही है। और हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो हमारा है ये है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है राज्यसभा के पास। दूसरा विकल्प कह रहा है कि राज्यसभा अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। और तीसरा कह रहा है कि राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा नहीं हो सकती। तो कौन सा विकल्प सही है? तो अगर हम पहला देखें तो एकदम पहला विकल्प हमारा एकदम सही है, क्योंकि धन विधेयक को स्वीकार और स्वीकार करने उसके क्षेत्र में नहीं आता है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि 14 दिन के भीतर राज्यसभा को सिफारिश देनी होती है। और ये लोकसभा चाहे माने और चाहे ना माने, तो पहला विकल्प सही है। दूसरा कह रहा है कि राज्य सभा में अनुदान मांगों पर मतदान नहीं कर सकती, तो ये सही है, क्योंकि ये केवल लोकसभा में ही इस पर मतदान होता है। तीसरा गलत है कि वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा नहीं होती, कि बजट की चर्चा राज्यसभा और लोकसभा दोनों में होती है। और वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम बजट कहते हैं, इसका विवरण अनुच्छेद 112 में है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर बी हो गया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है? ठीक है। तो न्यायपालिका एवं विधायिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण। दूसरा कह रहा है केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की आधिकारिकता। तीसरा कह रहा है भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या वाइसराय की शक्तियां। और चौथा कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसे ध्यान रखिए कि अधिनियमों से जैसे 1773 हुआ, 1813 हुआ, 1833 हुआ, 58 हुआ, 1909 हुआ, 1919 हुआ, 1935 हुआ, यहाँ से प्रश्न लगभग हर साल बनते ही बनते हैं, जिनको बहुत अच्छे से हमको तैयार करना है। और इस प्रश्न का आंसर है हमारा बी, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की आधिकारिकता। और हम जानते हैं कि प्रथम बार उत्तरदायी शासन की स्थापना को ब्रिटिश सरकार के लक्ष्य में घोषित किया गया था। और उसके प्रमुख प्रावधान क्या थे? 1919 के भारत सचिव को वेतन ब्रिटिश कोष से दिया जाने लगा था। ठीक है। हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी। केंद्रीय शासन में द्वि सदनात्मक प्रणाली शुरू हुई। केंद्रीय विधानसभा तथा राज्य परिषद का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ किया। ठीक है। जिसके तहत प्रांतीय विषयों को क्या किया गया? आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषयों में विभाजित किए गए। महिलाओं को सीमित मताधिकार दिया गया, ना कि सभी महिलाओं को। कुछ महिलाओं को। पहला राज्य कौन सा था? मद्रास राज्य था। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा
कि जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट या रेफर किया जाता है, तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है। तो कह रहा है विकल्प ये कि उपस्थित तथा मत देने वालों सदस्यों के साधारण बहुमत से। दूसरा कह रहा है उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से। और वो 3/4 बहुमत से। तीसरा कह रहा है कि सदनों के 2/3 बहुमत से। और चौथा कह रहा है सदनों के पूर्ण बहुमत से। तो इसका सीधा सा आंसर है कि उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से। हमारा आंसर ये सही है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में किसी विशेष विधेयक पर संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक को छोड़कर अगर गतिरोध होता है तो संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। और ये ऐसी स्थिति कब आती है? ऐसी स्थिति आती है कि यदि एक सदन द्वारा भेजे गए विधेयक को दूसरा सदन अस्वीकृत कर दे, या संशोधन को मानने से इनकार कर दे, या दूसरा सदन जो है बिना विधेयक को पास किए 6 महीने से ज्यादा समय ले। ठीक है, तो संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर इसकी अध्यक्षता करता है इसमें। ठीक है, और इसमें उपस्थित और मत देने वालों के साधारण बहुमत से विधेयक पारित होता है। और अभी तक 3 बार संयुक्त बैठक हुई है, ये हम लोग को पता होना चाहिए। एक दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960, बैंक सेवा आयोग अधिनियम विधेयक 1977 और आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 में। तो 3 बार संयुक्त बैठक अभी तक हुई है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए की? तो ये तो सीधा सा आंसर है, योजना आयोग। यानी हमारा आंसर क्या हो गया? डी हो गया। और नीति आयोग की जगह योजना आयोग जनवरी 2015 में इसका गठन हुआ। इसमें बॉटम अप अप्रोच होती है। नीति आयोग की संरचना क्या होती है? इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और गवर्निंग काउंसिल में राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। केंद्र शासित जहाँ विधानसभा है वहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं। और केंद्र शासित राज्यों के प्रशासक होते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका गठन होता है। उपाध्यक्ष होता है जिसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। पूर्णकालिक सदस्य भी होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? योजना आयोग हो गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। और दूसरा विकल्प कह रहा है कि प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। तो उपरोक्त में से कौन सा या से सही है? तो हमको पता है पहला विकल्प की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में नहीं बल्कि राष्ट्रपति में निहित है। और दूसरा विकल्प भी हमारा गलत है, प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का अध्यक्ष नहीं होता है। तो हम इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर डी हो जाएगा। क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ना कि प्रधानमंत्री में। और अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को परामर्श तथा सहयोग प्रदान करने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है। और भारतीय संसदीय प्रणाली की वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री में और नाम मात्र का कौन होता है? राष्ट्रपति कार्यपालिका अध्यक्ष होता है। ठीक है, और दूसरा विकल्प हमारा गलत है ही है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं? तो पहला विकल्प कह रहा है अनुसूचित जातियों के हितों के संरक्षण के लिए। दूसरा कह रहा है राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए। चौथा तीसरा कह रहा है पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए। और चौथा विकल्प कह रहा है सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। तो ये हम जान ही रहे हैं, 5वीं और 6ठी अनुसूची सीधे सीधे अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए है। और 5वीं अनुसूची जो है वो आर्टिकल 244 में भारत में अनुसूचित क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के नियंत्रण से संबंधित है। और वर्तमान में 10 राज्यों में इस सूची में शामिल हैं। और 10 राज्य के मतलब आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, इस तरीके से गुजरात, हिमाचल, ये सब हैं। और भारत का राष्ट्रपति किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है राज्यपाल के परामर्श से परामर्श से क्षेत्र की सीमा परिवर्तन भी कर सकता है, उसकी वृद्धि भी कर सकता है, उसको कम भी कर सकता है। और राज्यपाल के पास शक्ति की से इन क्षेत्रों से किसी भी केंद्रीय या राज्य कानून को लागू ना करके ठीक ना करे। ठीक है, अगला 6वीं अनुसूची। तो 4 राज्यों में, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में। और 6वीं अनुसूची में स्वायत्त जिला परिषद के माध्यम से इन क्षेत्रों में प्रशासन में स्वायत्तता प्रदान की जाती है। और 10 स्वायत्त परिषदें हैं। ठीक है, असम में है, मेघालय में है, मिजोरम में है, त्रिपुरा में है। असम, मेघालय और मिजोरम में 3-3 है, त्रिपुरा में 1 है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि संघ की सरकार, यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। दूसरा कह रहा है भारत की संसद में के प्राधिकरण के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से नहीं निकाला जा सकता। तीसरा कह रहा है लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरण के लिए भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है।
उपयुक्त में से कौन सा इससे सही है? तो पहला हमारा एकदम सीधा-सीधा देखिए, पहला एकदम गलत है क्योंकि राजस्व विभाग बजट के लिए नहीं बल्कि क्या होता है कि अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का विवरण है, वार्षिक वित्तीय विवरण का और बजट वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया जाता है, ना कि राजस्व विभाग। तो ये हमारा गलत हो गया। तो एक गलत, तो ये दोनों कैंसल आउट हो गए। दूसरा हमारा अपने आप सही हो गया और तीसरा जो कह रहा है, तो लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरण के लिए भारत की संसद प्राधिकरण की आवश्यकता होती, तो ये गलत है। इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर सीधा-सीधा सी हो गया है, ठीक है? तो हम जान ही रहे हैं कि भारत के संसद के प्राधिकरण के बिना कोई भी धन संचित निधि से नहीं निकाला जा सकता, इसलिए हमारा विकल्प 2 सही है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक या कस्टोडियन है? तो ये तो मतलब सिंपल है, हम बहुत बार चर्चा भी कर चुके हैं और कई बार प्रश्न आया भी है। सीधा-सीधा भारत का उच्चतम न्यायालय, भारत के संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र और शक्तियों के प्रालेख के बाद उल्लेख किया गया है और सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान का अभिभावक है, ठीक है? और क्योंकि यह मौलिक अधिकारों का संरक्षक है अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है? तो ये हो गया हमारा प्रश्न। चलिए आगे चलते हैं, मूल ढांचे के सिद्धांत वाला भी सिद्धांत इसमें है। अगला है प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी नहीं हो सकती है। और दूसरा कह रहा है किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद में के सभापति को नाम निर्देशित करता है। उपयुक्त में से कौन सा से सही है? तो पहला विकल्प कह रहा है कि विधान परिषद आधे से अधिक बड़ी नहीं हो सकती, ये गलत है क्योंकि विधान परिषद के अधिकतम सदस्य विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं और न्यूनतम 40 निश्चित की गई है, ठीक है? और हम जानते हैं कि इसमें जो विधान परिषद है ये 6 राज्यों में है वर्तमान में। कहाँ है? कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश और बिहार में 6 राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है? दूसरा विकल्प कह रहा है कि इसके किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है, तो ये भी गलत है। सभापति का चुनाव विधान परिषद के सदस्य अपने बीच से ही करते हैं, ठीक है? तो हमारा दूसरा विकल्प भी गलत हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर डी हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? तो ये सीधा है मूल कर्तव्य में और हम जानते हैं अनुच्छेद 51 का के तहत मूल कर्तव्य है और 42वें संविधान संशोधन द्वारा इनको संविधान में शामिल किया गया। किसकी काउंसिल कमेटी की सिफारिश पर? शुरुआत में 10 मूल कर्तव्य थे, फिर 11वां जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत, ठीक है? और इनको कहाँ से लिया गया है? यूएसएसआर से इसको लिया गया। अगला हमारा सवाल है कि प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? ठीक है, तो आप अगर देखें इस प्रश्न को, पहला कह रहा है विकास में जनभागीदारी, दूसरा कह रहा है कि राजनीतिक जवाबदेही, तीसरा कह रहा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, चौथा कह रहा है कि वित्तीय संग्रह। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो पहला विकल्प देखिए कह रहा है विकास में जन भागीदारी, तो बिल्कुल, क्योंकि इसमें मतलब अंतिम व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति भी विकास में अपनी भागीदारी देता है। दूसरा कह रहा है राजनीतिक जवाबदेही, तो ऐसा इसमें नहीं है, ये चुने हुए सदस्य करेंगे राजनीतिक दबाव, ये मतलब ये विकल्प हमारा गलत है, दूसरा गलत है, तो इसमें इसमें और इसमें कैंसिल आउट हो गया, तो सीधा आंसर सी आ गया। और तीसरा कह रहा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, बिल्कुल लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो रहा है, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो रहा है, तो ये सही है। और वित्तीय संग्रहण ये भी गलत है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर सी हो गया। और हम जानते हैं कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से भारतीय संविधान में भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक का प्रावधान किया गया, जिसमें पंचायतों के बारे में विवरण है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर सी हो गया। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है? तो ये सीधा-सीधा है कि कल्याणकारी राज्य की बात किसमें की गई है? उद्देशिका में नहीं, मूल अधिकार में नहीं, 7वीं अनुसूची में नहीं, सीधे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, क्योंकि 7वीं अनुसूची में क्या है? शक्तियों का वितरण है, मूल अधिकार में व्यक्तियों के, नागरिकों के अधिकार है, उद्देशिका संविधान का दर्शन है। तो कल्याणकारी राज्य किसमें हुआ? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। और हम जानते हैं कि संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का विवरण दिया गया है और ये ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न और अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है? नहीं, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, ऐसा भी नहीं है। तीसरा कह रहा है राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता,
ऐसा भी नहीं है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ये बिल्कुल यही बात है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, हमारा आंसर डी है, इसीलिए संसदीय प्रणाली सरकार है। और भारत का संविधान केंद्र और राज्यों दोनों की सरकारों में संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है, ठीक है? तो हम ये जान ही रहे हैं कि क्या होता है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद मतलब मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी हो गया। चलिए, ठीक है, तो आज क्लास यहीं समाप्त होती है। और आज हमने 10 साल के पॉलिटी के पीवाईक्यू कंप्लीट कर लिए। हम हिस्ट्री पहले ही कर चुके थे, अब देखते हैं नया शुरू करेंगे, जहाँ तक है शायद इन्वायरमेंट शुरू करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।